सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी। सब्जेक्ट का जो हमारा जो विषय है वो ये है गाइडलाइंस फॉर उत्तर प्रदेश जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम। मतलब उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए कुछ दिशा निर्देश पर मेरा आज ये व्याख्यान है। इस परीक्षा के मुख्य तीन खंड हैं, क्रम है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर मुख्य परीक्षा और फिर लास्ट में इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। तो प्री एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और उसमें जो है राइटिंग स्किल जो है, जो लिखने की कला है वो चेक नहीं हो पाती है। तो प्री एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि बच्चे का कितना बेस तैयार है, उस बेस के आधार पर वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं जिसका जितना बेसिक क्लियर होगा लॉ। तो उस प्री एग्ज़ाम के माध्यम से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी प्री एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं उनको मेंस एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। मतलब क्या है कि प्री एग्ज़ाम में राइटिंग स्किल, लिखने की कला का टेस्ट जो है उसकी परीक्षा नहीं हो पाती और वो परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा में देखने के लिए कि वो बच्चा कितना लिखने में एक्सपर्ट है, कितना विशेषज्ञ है लिखने की कला, उस आधार पर मुख्य परीक्षा के माध्यम से उसका चयन किया जाता है। तो मुख्य परीक्षा अगर हम देखें वो यूपी पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होने हैं। तो उन पर हम थोड़ा कुछ गाइडलाइंस देंगे, टिप्स देंगे ताकि आपको मुख्य परीक्षा को लिखने में मदद हो। तो पहला पेपर जो है हमारा वो है जनरल नॉलेज का। तो लॉ के पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो इसमें इस बार जो है 9 जो है माइनर एक्ट्स को डाला गया है। तो आप जीके की तैयारी कैसे करें, 200 नंबर का क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है, तो आप ज़्यादातर फोकस जो है इन माइनर्स एक्ट्स पर ज़्यादा करिए। जैसे कि अगर हम इन 9 माइनर एक्ट्स का विश्लेषण करें तो हमको देखने को मिल रहा है कि जो एक डिसेबल पर्सन से रिलेटेड एक एक्ट है, फिर सीनियर सिटीजनशिप से रिलेटेड एक्ट है, फिर डाउरी से रिलेटेड हमारा अधिनियम है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, सेक्स सिलेक्शन से संबंधित एक अधिनियम दिया हुआ है जनरल नॉलेज के पेपर में, फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से संबंधित अधिनियम है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से संबंधित अधिनियम है और एक एक्ट है बच्चों से संबंधित पॉक्सो, जिसको कि कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल जो है ऑफेंसेस से। तो जीके का जब भी आप पोर्शन तैयार करें तो इन 9 माइनर एक्ट्स पर आपको भी अध्ययन करना है और इस पर ज़्यादा अध्ययन इसलिए करिए कि जो जनरल नॉलेज का इस बार जो पेपर आएगा वो इन अधिनियमों से भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को जो है पूछेगा। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, बिल है, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, प्रेसिडेंट इलेक्शन है, कोशिश करिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए इन 9 माइनर एक्ट से संबंधित। तो इन 9 माइनर एक्ट्स की तैयारी कैसे करें, तो इसमें मेरा कुछ सुझाव है कि सबसे पहले आप इन जो जनरल नॉलेज से संबंधित जो क्वेश्चंस आएंगे इन माइनर एक्ट से लेकर, तो सबसे पहले आप इन एक्ट्स की जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, उनको आप याद कर लीजिए। फिर उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज जो है हर अधिनियम का, जो परिभाषा खंड है उसमें कौन कौन सी परिभाषा दी गई है, उससे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो आप उसको देख लीजिए। फिर कितने चैप्टर्स दिए गए हैं उस अधिनियम में, तो हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चंस आप बना लीजिए, उसको आप जो है तैयार करिए। फिर इससे संबंधित जो लीडिंग केसेस हैं, जैसे कि पॉक्सो से संबंधित एक लीडिंग केस अभी आया था कि स्किन टू स्किन जो है उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं माना गया था, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो है क्रिटिसाइज़ किया था, तो वो उससे रिलेटेड लीडिंग केसेस है। तो जो भी माइनर एक्ट्स हैं उससे संबंधित अगर कोई लीडिंग केसेस है तो उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर इसके बाद आप देखिए कि वो जो अधिनियम है वो किस विषय वस्तु पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसमें क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती। जैसे कि आप पॉक्सो एक्ट को लीजिए तो सेक्सुअल जो है ऑफेंसेस जो होते हैं, लैंगिक अपराध, वो लैंगिक अपराध क्या क्या हैं कि जो बच्चों के विरुद्ध अगर हम करें तो वो लैंगिक अपराध माने जाएंगे।
डाउरी प्रोविशन एक्ट को लीजिए तो डाउरी में क्या क्या आएगा, वो डाउरी प्रोविशन एक्ट 1961 में दिया गया, तो वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। तो फिर उसके बाद आप देखिए कि हु में कंप्लेन, कौन उस अधिनियम के अंतर्गत कौन शिकायत कर सकता है, किसके समक्ष शिकायत की जाएगी, उस शिकायत की प्रक्रिया क्या है, फिर उसमें कितना दंड दिया जाएगा, हाउ मच पनिशमेंट इज अवॉर्डेड, तो कितना दंड दिया जा सकता है, फिर उस दंड के बाद क्या प्रोसीजर है, क्या अपील होगी, क्या रिव्यू होगा, क्या रिवीजन होगा। इन मोटी मोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन माइनर एक्ट्स का अध्ययन करिए, क्योंकि जनरल नॉलेज के पेपर में इन माइनर एक्ट से आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही आपको संभावनाएं मिलेगी। और साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी में आप बिल का, फंडामेंटल राइट्स का, आप जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंशियल पोर्शन है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो लेजिस्लेचर है, और खासकर जुडिशरी, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड, कोलेजियम सिस्टम से रिलेटेड जो आजकल चल रहा है मुद्दा, और साथ में साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो टॉपिक है उसको, मतलब आप जनरल नॉलेज के पेपर में इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद आप देखिए पेपर नंबर 2 जो आया है वो जो है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है और 100 मार्क्स का है, और वो इस तरीके से बटा है कि एस्से आएगा वो 50 नंबर्स का है, और फिर प्रेसिस राइटिंग है वो 30 नंबर की है, और फिर ट्रांसलेशन है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा तो फ्रॉम जो है इंग्लिश टू हिंदी, या फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में देखा जाएगा कि हिंदी का पैराग्राफ दिया होगा और उसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। तो इसमें जो फोकस करना है वो आपको एस्से पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का है कि 50 नंबर का क्वेश्चंस है। और फिर उसके बाद आप राइटिंग प्रेसिस के लिए जो है प्रयास करिए कि उस राइटिंग प्रेसिस का मतलब ये होता है कि एक बड़ा पैराग्राफ दिया होगा और उसको आपको उसका इसेंस, उसका सार, उसको आपको संक्षिप्त में एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में इसेंस उसका आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए एस्से पर, क्योंकि वो एस्से सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, 50 नंबर्स का। फिर उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करना है, तो ट्रांसलेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि विधिक से संबंधित कोई ट्रांसलेशन है। अभी जो बहुत सालों से देखने को आ रहा है कि वो कोई विधि प्रावधानों से संबंधित ना हो के एक स्टोरी टाइप की दे दी जाती है, या किसी सामान्य कथनों वाला कोई ट्रांसलेशन दे दिया जाता है। तो उसके लिए आप कोशिश करिए कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, साथ ही साथ इंटर तक का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा हो, एक्टिव पैसिव आपको आता हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता हो। मान लीजिए आपको 8वीं तक का ही ट्रांसलेशन नहीं आता, एक राजा था इसी का ही ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो फिर आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं होगा। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको 1 से लेकर इंटर तक का ट्रांसलेशन, और फिर आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आना चाहिए, और साथ ही साथ वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए। मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन आता है लेकिन किसी शब्द का आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता है कि उसको इंग्लिश में हम क्या वर्ड दें, तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। फिर जो थर्ड पेपर जो नया डाला गया है वो हिंदी लैंग्वेज के लिए डाला गया है। तो जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिक्कत होती थी हिंदी माध्यम के बच्चों को कि उनका पेपर थोड़ा ये बेकार हो जाता था इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक हिंदी लैंग्वेज का भी पेपर डाल दिया गया कि अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक टेस्ट होगा कि उनकी हिंदी लैंग्वेज देखी जाएगी। तो हिंदी निबंध भी 50 नंबर का है, फिर उनका भी राइटिंग प्रेसिस राइटिंग है, और फिर उसके बाद उनका भी एक ट्रांसलेशन होगा कि इंग्लिश में ऐसे दिया होगा और उसको हिंदी में उनको जो है ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि लैंग्वेज के पेपर में आपको देखना पड़ेगा कि फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो हिंदी लैंग्वेज का पेपर हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हो, आपको तीनों चीज़ें परफेक्ट करनी पड़ेंगी, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको एस्से पे करना पड़ेगा। कि एस्से के लिए आपको ज़्यादा फोकस इसलिए करना है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबर का दिया गया है। अब एस्से कौन कौन से पढ़े जाएँ, तो ये इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो जैसे कि
EWS टॉपिक आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, तो इस पर आप देख लीजिए। फिर NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आप ऐसे देख सकते हैं। कोलेजियम सिस्टम एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, जो हमारे यहाँ कोलेजियम सिस्टम पर बहुत विवाद चल रहा है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित आप लीगल ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार कर लीजिए। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इलेक्शन रिफॉर्म है, पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सबरीमाला केस, सेक्शन 377 IPC, सेक्शन 498A IPC पर बहुत ही जो है डिबेट हुई है और निर्णय भी आए हैं पर्सनल लिबर्टी को लेकर। तो पर्सनल लिबर्टी से संबंधित आर्टिकल 21 पर भी लीगल ऐसे आ सकता है। सेकुलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्ष पर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि कुछ मुद्दे हमारे इंडिया में उभर के सामने आए हैं हिजाब को लेकर, और मतलब ड्रेस कोड को लेकर भी क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। तो सेकुलरिज्म पर भी आपको जो है निबंध की तैयारी करनी चाहिए। और कोलेजियम सिस्टम है, जैसा कि हमने कहा कि ये निबंध के रूप में भी कोलेजियम सिस्टम पर भी वो पूछा जा सकता है। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी आपको तैयार करना चाहिए। लेकिन ऐसे में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि वुमेन और चिल्ड्रन से संबंधित कौन कौन से अधिनियम है, इसको आपको याद करना चाहिए। और वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन से संबंधित जो ऐसे है वो आपको हो सकता है कि कोई वुमेन से संबंधित और चिल्ड्रन से संबंधित कोई लीगल ऐसे आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि केवल सोशियोलॉजिकल आंसर नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे अगर पूछा जा रहा है तो केवल एक समाजशास्त्रीय जो है उसमें बातों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो उसको आपको लीगल कंटेक्स्ट में, विधिक संदर्भ में लिखना है, और आपको उससे संबंधित जो सेक्शंस हैं, जो अधिनियम हैं, और उससे संबंधित जो लीडिंग केसेस हैं, मुख्य वाद हैं, उनको भी आपको देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे से भी आप ये नहीं कर सकते कि हम इसमें विधिक प्रावधान नहीं देंगे। तो आप विधिक प्रावधान अगर नहीं देंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेगा। तो आपको याद रखना है कि ऐसे अगर आप लिखेंगे तो उसमें लीगल कंटेंट्स मतलब विधिक बातों का भी समावेश आपको करना है। फिर आ जाइए पेपर नंबर जो आपका 4 है, जिसको कि हम लॉ फर्स्ट पेपर कहते हैं, वो 200 मार्क्स का है। तो इसकी स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है कि इसको हम कैसे तैयारी करें। तो इसमें देखिए 6 मेजर एक्ट्स हैं, मतलब कौन कौन से हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, टॉर्ट है, और आपका हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 50 मार्क्स का होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस देखिए 200 नंबर में सबसे ज़्यादा 50 नंबर का संवैधानिक विधि से ही क्वेश्चन पुटअप होगा। तो सबसे पहले आप क्या तैयार करें, तो लॉ फर्स्ट पेपर में आपको सबसे पहले संविधान तैयार करना चाहिए, ताकि वो आपके 50 नंबर जो हैं आपके तैयार हो जाएं अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद आपको जो मेजर सब्जेक्ट्स और बचना है, फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट तैयार करिए, टॉर्ट तैयार करिए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तैयार करिए, फिर फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ तैयार करिए। उसके बाद आप जो है, क्योंकि इसमें क्या है कि 6 क्वेश्चंस जो आएंगे, 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस टोटल आएंगे इस पेपर में, लॉ फर्स्ट में, और उसमें 6 क्वेश्चंस करने हैं। और पहला और दूसरा जो है कंपल्सरी क्वेश्चन है। तो कंपल्सरी क्वेश्चन में आपको मैं ज़्यादातर संविधान से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो कंपल्सरी में होता ही है, अमूमन देखा गया है। तो वो कंपल्सरी क्वेश्चन, और फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो फैमिली लॉ से रिलेटेड ज़्यादा देखा गया है, या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से ज़्यादा देखा गया है कि वो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। तो आप सबसे पहले इन मेजर एक्ट्स को पढ़िए, कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ आ रहा है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और फिर टॉर्ट है। इनको आपको फोकस पहले करना चाहिए। फिर जब फर्स्ट और 2, पहला और दूसरा कंपल्सरी है, फिर 4 जो है हमको और क्वेश्चंस करने हैं, तो उन 4 क्वेश्चंस को आप इसी मेजर एक्ट से ही कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और भी हमको तैयार करना है, तो जो बचे जो हमारे 5 माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको तैयार करना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से बच जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट है, ईजमेंट एक्ट है, इक्विटी लॉ है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है। इनको आप
अगर कम समय भी इन अधिनियमों पे देंगे तो आपका तब भी ये है, मैक्सिमम चांस है कि पेपर नंबर 4 जिसको कि लॉ फर्स्ट का पेपर कह रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है कि अगर आप सबसे पहले जो 6 मेजर एक्ट्स हैं उनको आप पढ़ें। फिर उसके बाद पेपर नंबर 5 जिसको कि लॉ सेकंड का पेपर कहते हैं और प्रोसीजर एंड एविडेंस के नाम से ये पेपर है और ये 200 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। और इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, इसमें जो है वो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मेरा ज़्यादातर होता है कि 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं और हर सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन करना अनिवार्य है। और जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन जो होता है वो मतलब कंपलसरी होता है। तो अगर आप प्रोसीजर और एविडेंस लॉ के पेपर को देखें तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो कौन सा कंपलसरी कर दिया जाता है, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है कि सेक्शन ए सेक्शन बी बाद में आएगा, पहले वो कंपलसरी क्वेश्चन रख दिया जाता है। तो आप देखिए प्लेन के साथ साथ रिटन स्टेटमेंट पूछता है या फिर उधर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ड्राफ्ट ऑफ चार्जेस मतलब जो भी आरोपों का प्रारूप पूछता है और फिर उसके बाद जजमेंट पूछता है। तो मतलब क्या है कि आप दोनों चीज़ों पे फोकस मत करिए, या तो आप प्लेंट को और रिटन स्टेटमेंट को लिखना चालू करिए, उस पर खूब मजबूती बनाइए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम क्रिमिनल मैटर्स को ही अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस मतलब ड्राफ्टिंग ऑफ चार्जेस को आप देखिए और आप जजमेंट राइटिंग्स को देखिए, क्योंकि दोनों चीज़ों पर फोकस करना मैं उचित नहीं समझता। केवल एक ही पोर्शन पर आप फोकस करिए कि अगर आप सिविल साइड से अगर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लेन को तैयार करिए या रिटन स्टेटमेंट को, दोनों को तैयार करिए। और अगर आप क्रिमिनल साइड्स को ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आप जो है ड्राफ्ट ऑफ चार्जेस और जजमेंट राइटिंग स्किल को आप मजबूत करिए। ये पहला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए अगर आप देखें तो फिर क्या बच गया कि एविडेंस लॉ और सीआरपीसी और सीपीसी सब्जेक्ट्स में आपको जो सेक्शन ए है वो सीपीसी से रिलेटेड होगी और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और उसमें जो है 3 क्वेश्चंस जो हैं आएंगे, 3 में से एक करना है। सेक्शन बी में एविडेंस लॉ है, उसमें भी 3 क्वेश्चंस होंगे, एक करना है। और सेक्शन सी में भी 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो अगर आप देखें कि अगर आपको एविडेंस लॉ अगर आप फोकस करें, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, पहला क्वेश्चन कंपलसरी है जिसमें कि आपको प्लेन रिटन स्टेटमेंट या ड्राफ्ट ऑफ चार्जेस या जजमेंट स्किल्स का टेस्ट देना है, तो वो एक क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। फिर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी से एक एक क्वेश्चन करना है, तो 4 क्वेश्चंस टोटल हो गए। अब एक क्वेश्चन और करना है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप एविडेंस लॉ पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि उससे आप 2 क्वेश्चंस ईजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि टोटल सेक्शन 167 है और वो आपके लिए थोड़ा आसान पड़ेगा कि एविडेंस लॉ को आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि उसी से ही आप 2 क्वेश्चंस करें ताकि टोटल 5 क्वेश्चंस आपके हो जाएं। फिर इसके बाद आप जो है एक लास्ट पेपर है आपका पेपर नंबर 6 जिसको कि लॉ थर्ड पेपर कहते हैं। ये भी 200 नंबर का होता है और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की, जो पेपर का नाम है वो है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉज, दांडिक, राजस्व और जो लोकल लॉज हैं हमारे वो। तो लोकल लॉज आपके 7 जो है एक्ट्स हैं विद रूल्स, तो 7 लोकल लॉज में आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। उसमें रेवेन्यू कोड जो है उस पर जो है आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है और आईपीसी पर करना है, क्योंकि आईपीसी से आपका 50 नंबर का 50 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी ही आया वो आएगा। तो 50 नंबर, तो आईपीसी सबसे पहले तैयार करिए, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 को तैयार करिए और 1950 से उसका कंपैरेटिव स्टडी भी कर लीजिए कि जो पहले यूपी जेडएलआर जो हमारा 1950 का जो अधिनियम था उसका कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन भी कर लीजिए जो हमारा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 का है। तो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से जो लोकल लॉज है उससे आपको कंपलसरी क्वेश्चंस जो है सेक्शन ए में आपको मिलेगा ही मिलेगा और सेक्शन बी जो हमारा आईपीसी है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी को आप रेवेन्यू कोड पर फोकस करिए और आईपीसी पर फोकस करिए और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमारे जो कंपलसरी होंगे वो लोकल लॉज से होंगे। तो जो इसके अलावा जो लोकल लॉज हैं
उस पर शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए आपको लोकल लॉस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 1 और 2 जो है जो क्वेश्चन कंपलसरी होगा वो लोकल लॉस पर ही आएगा। और सेक्शन ए पूरा यूपी रेवेन्यू कोड से रिलेटेड होता है, 2006 और 1950 वाले एक्ट को भी ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे। और फिर सेक्शन बी आईपीसी से। तो अब आपको टोटल क्वेश्चंस करने हैं, जो है टोटल क्वेश्चंस करने हैं, कितने क्वेश्चंस हैं इसमें, मैं जो हूँ 1 और 2, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो 1 और 2 तो क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और फिर जितने क्वेश्चंस मान लीजिए एक एक सेक्शन ए से एक करना है, सेक्शन बी से भी करना है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में से हम ये सलाह देंगे कि जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, कि टोटल क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो आप आईपीसी पोर्शन को ज़्यादा पकड़िएगा, कि आईपीसी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से अगर आप कंपलसरी क्वेश्चंस को करने के बाद भी कुछ बचे हुए प्रश्न अगर आ रहे हैं, तो आप उनमें आईपीसी को सबसे ज़्यादा फोकस करिए, कि आप उस बचे हुए क्वेश्चन को, आईपीसी के खंड को आप यूज़ करते हुए उस प्रश्न का उत्तर आप दें। तो इसके अलावा हम आपको कुछ और कुछ दिशा निर्देश देंगे कि आपको क्या करना है उत्तर पुस्तिका में जब आप आंसर लिखते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी कि नो हेसिटेशन रिगार्डिंग लैंग्वेज, मतलब भाषा को लेके आपको बड़ी हीन भावना नहीं आनी है कि हम बहुत ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, या आपको बहुत प्राउड नहीं करना है कि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चे के लिए भी हिंदी लैंग्वेज डाल दिया गया है, और हिंदी बच्चे मीडियम के लिए भी एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर डाल दिया गया है। तो अगर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की भी हिंदी अच्छी नहीं है, तो वो 100 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर में वो कम मार्क्स लाएगा और वो बहुत ही पीछे हो जाएगा। तो दोनों भाषाओं पे आपको बहुत मजबूत पकड़ बनानी है। तो आपको नो हेसिटेशन रिगार्डिंग लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर पुस्तिका में आपको ध्यान रखना है कि जो भी टिपिकल वर्ड्स हैं हिंदी माध्यम के छात्र के लिए विशेषकर, तो उन जो जैसे कि जांच है, अन्वेषण है, तो आप उनको लिखेंगे तो ब्रैकेट में आप उसका एक इंग्लिश वर्ड भी लिख दीजिए। जैसे जांच को हम इंक्वायरी कहते हैं, अन्वेषण को हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। लेकिन जो लैटिन वर्ड्स हैं, जैसे मेंस रिया है, रेस इप्सा लोक्यूटर है, रेस इप्सा लोक्यूटर, तो उसका हिंदी में ना लिख के आप उसको इंग्लिश, लैटिन वर्ड्स को आप इंग्लिश में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आईपीसी में है मेंस रिया है, तो आप उसको जो है हिंदी में भी आप दुराशय उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लैटिन वर्ड्स हैं, जो लैटिन मैक्सिम्स हैं, वो आप उसको इंग्लिश में ही लिखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और आप इस बात से मत डरिए कि हिंदी मीडियम के हम छात्र हैं तो हम पूरी हिंदी लिखेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लैटिन वर्ड्स और लैटिन मैक्सिम्स आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप हेडिंग डाल रहे हैं, तो हेडिंग अगर आप डाल रहे हैं तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी अगर चाहें तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर दूसरी बात यह है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में आंसर की ड्राफ्टिंग करनी है, एक साधारण भाषा में आपको उत्तर देना है। लेकिन जो लीगल वोकैबुलरी है वो नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि कन्विक्शन है, उसे हम दोष सिद्धि कहते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो सज़ा से मुक्त हो गया, तो आप उसको दोष मुक्ति ही लिखेंगे, दोष सिद्धि ही लिखेंगे कन्विक्शन को। जैसे कि आप एक्विटल है तो दोष मुक्ति लिखेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि सज़ा से मुक्त हो गया। या कन्विक्शन में आप ये नहीं कहेंगे कि उसे सज़ा हो गई। तो दोष सिद्धि है उसके लिए शब्द, और दोष मुक्ति है शब्द, वो लीगल टर्मिनोलॉजी आपकी नहीं बदलेगी। जैसे इंक्वायरी है तो उसे जांच कहेंगे, उसको अन्वेषण है तो आप उसे खोज नहीं लिख सकते, तो अन्वेषण ही लिखेंगे। तो लीगल वोकैबुलरी से अगर आपने खिलवाड़ किया तो निश्चित रूप से आपके नंबर कटेंगे। लेकिन कोई भी आपको आंसर की ड्राफ्टिंग करनी है तो आप उसे सरल भाषा में लिखिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि विधिक प्रावधान जो है जिस सेंस में है उसी सेंस में लिखना है, और विधिक शब्दावली से आपको कोई खिलवाड़ नहीं करना है। एक गलती क्या होती है, वर्सेस केस में आप वर्सेस लिखते हैं, VS कर देते हैं। जैसे या तो आप पूरा वर्सेस लिखिए VERSUS, या उसका शॉर्ट फॉर्म अगर लिखना है तो V और पॉइंट लिखा जाता है। V और S जो लिखते हैं वो गलत फॉर्म होती है, उसका एक गलत इम्पैक्ट, एक गलत प्रभाव पड़ेगा। जो भी कॉपी चेक करेगा इस बात को ध्यान में आपको रखना है।
फिर अगला जो टिप्स है गाइडलाइन वो ये है कि केवल एक ही पेन का प्रयोग करें। हमने देखा है जो छात्र 2 पेन का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग डालने के लिए, फिर उसको उठाते हैं, फिर नीले पेन को उठाते हैं, फिर काले पेन को उठाते हैं, उसमें उनका जो है समय बहुत ही खराब होता है। तो आप केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए और आप जो चीज़ को चाहते हैं कि एग्जामिनर उसको तुरंत देखे तो आप उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए और केस को आप इस तरीके से लिखिए कि तुरंत उस पर नज़र पड़े एग्जामिनर की। तो आप कोशिश करिए कि केस को आप थोड़ा एक अलग केस का नाम लिखे उस पर अंडरलाइन कर दीजिए कि ताकि वो तुरंत एग्जामिनर को वो दिख जाए कि हाँ ये केस भी इसने लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ड्राफ्टिंग एक ही पेन से करिए और लाइनिंग करिए उसको, ताकि पन्ने पे उसको तुरंत फोकस किया जा सके कि देखिए हम इस चीज़ को चाहते हैं, इंसिस्ट करना, एक प्रभाव दे रहे हैं, तो लाइनिंग आप उसको कर दीजिए। समय भी बचाना है आपको। फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस के सभी क्लॉजेस के आंसर आपको एक साथ लिखनी है। मान लीजिए कि सभी एक कोई क्वेश्चन आया उसमें 3 खंड हैं, तो आप ये मत करिए कि 2 खंड हमने यहाँ लिख दीजिए और अगला खंड जो है जो छूट गया वो हम लास्ट में लिखेंगे या बीच में लिखेंगे, तो एक गलत प्रभाव पड़ता है और ये माना जाता है कि बच्चे को कुछ दिक्कत हो रही थी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था या आंसर में इसने क्यों लापरवाही करी। तो आप सारे खंडों के उत्तर एक साथ दीजिए। और जिस मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आप प्रश्न पत्र देखें और कोई सेक्शन का कोई क्वेश्चन आपको कोई खंड नहीं आता है या प्रॉब्लम वाला है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं आती, तो आप वो कोशिश करिए कि उस सेक्शन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिए और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो एकदम लास्ट में वो क्वेश्चन आए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा स्ट्रैटेजी होगी, एक अच्छी रणनीति होगी आंसर को आपने किस तरीके से सबसे लास्ट में लिखा है। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, अगर अलाउ हो रही है तो उस घड़ी के माध्यम से आपको समय का बंटवारा कर लेना है कि देखो ये प्रश्न हमको इतने समय में कर लेना है, फिर सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चंस आए हैं या 3 क्वेश्चंस हमको अटैम्प्ट करने हैं वो इतनी देर में कर लेने हैं, और फिर जो बचा हुआ समय है तो वो इतने समय में हमको कर लेना है। क्योंकि जो व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट नहीं करता उसका क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, और क्वेश्चन छूटने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। फिर उसके बाद आप जो भी नोट्स इतने टाइम बना रहे हैं वो बहुत ही मिनिमाइज करिए, बहुत ही कम पेजेस में करिए। हमने अक्सर देखा है कि छात्र आईपीसी के नोट 100-100 पेज के 150-150 पेज के बनाया हुआ है उसको पढ़ रहा है, हम उसके फेवर में नहीं होते हैं। जो मेंस का जो परीक्षा है, क्योंकि अब आपको परीक्षा लिखना है तो आप उसको मिनिमाइज करिए। आईपीसी के नोट्स 15 पेजेस में बनाइए, आप संविधान के जो नोट्स हैं वो 15-20 पेजेस में उसको बनाइए, उसको मिनिमाइज करिए, उसको कोडिंग करिए। उसकी कोडिंग कैसे करिए, जैसे कि आईपीसी में है एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हमाई HMAI करिए, हमाई। तो हाँ, H फॉर ह्यूमन बींग्स, M फॉर मेंस रिया और A फॉर एक्टर्स रियस, I फॉर इंजरी। अब ह्यूमन बींग का क्या मतलब है, फिर उसके बाद मेंसरिया का क्या मतलब है यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है एक्टस रियस का क्या मतलब है, इंजरी का क्या मतलब, उसको आप वर्बली उसको डिस्कस करिए, आप अपने आप से उसको बताइए कि मैं क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। अब आपको जैसे एलिमेंट्स ऑफ आईपीसी तो हमाई HMAI से आप बोलने लगिए, उसको आप उसको बोलिए, लिखिए, क्या लिखेंगे क्या नहीं, उस पर डिस्कशन करिए, आप उसको लिखना चालू कर दीजिए। तो लिखने की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप रोज 3 घंटे पेपर को लिखिए। 3 घंटे की कला आपके अंदर होनी चाहिए कि 3 घंटे में आप 15 से 20 क्वेश्चन आप पूरे लगा लें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो 15 क्वेश्चन तक आपको लिखने ही पड़ेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग मिला के। तो 3 घंटे की प्रैक्टिस डेली करिए। ऐसा होता है कि बच्चे को आता है लेकिन स्पीड नहीं बन पाती, राइटिंग खराब हो जाती है, हाथ दर्द होने लगता है, तो वो प्रैक्टिस आपकी तब अच्छी मानी जाएगी जब आजकल आप लिखने की प्रैक्टिस प्रतिदिन 3 घंटे की कर रहे हैं। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी टॉपिक, चाहे वो संविधान का हो, चाहे वो आईपीसी का है, तो आप उस पर शॉर्ट क्वेश्चन, एक ही टॉपिक पर आप शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, ये क्षमता भी आपकी होनी चाहिए। केवल शॉर्ट उस पर लिख सकते हैं, उस पर लॉन्ग नहीं लिख सकते, या लॉन्ग लिख सकते हैं उसको शॉर्ट नहीं कर सकते, तो आपकी क्षमता फिर अच्छी क्षमता नहीं मानी जाएगी। एक ही विषय पर आपको कैसे शॉर्ट करना है, कैसे लॉन्ग करना है, ये आपको बहुत ही ध्यान में इस चीज़ को रखना है। फिर आपको 3 घंटे का जो पेपर मिला है
उसमें हमने जैसे कहा कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको पेन नहीं होना चाहिए लिखते वक्त। तो एक अच्छी प्रैक्टिस के तहत आप जो है उसको 3 घंटे का करिए। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।